हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा जो यह डिस्कशन का सीरीज चल रहा है, इसमें हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे सब्जेक्ट को डिस्कस किया जा चुका है, जैसे कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस में आपका बायोलॉजी और फिजिक्स, फिर उसके बाद जो है हमने पूरा 69वीं बीपीएससी करेंट अफेयर्स का जो है 15 से डिस्कस किया है और हिस्ट्री में मॉडर्न कर लिया है। अभी जो है हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को डिस्कस करेंगे। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी कि पॉलिटी से लगभग 100 क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 10 वर्षों में। तो इसको जो है हम दो पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, IAS विद सुमित यादव। इसमें जो है आपको 70वीं बीपीएससी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। 69th बीपीएससी का सारा सब्जेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो इस यहाँ पे जो है 68 यानी कि 68वीं बीपीएससी से 60वीं 62वीं तक लगभग 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं संविधान से, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, बार बार मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, उसके आखिरी में आप पढ़िए क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ई सही था आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ABCD में से कोई नहीं इसका आंसर था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, क्षेत्राधिकार दिया हुआ है यहाँ पे और वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान का मूल्य दिया हुआ है। जैसे जिला आयोग है तो वह 50 लाख तक, राज्य आयोग है तो 50 लाख से 2 करोड़ तक, राष्ट्रीय आयोग जो है वो 2 करोड़ से अधिक। समझे। आगे दिया हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि 1986 की धारा 9 में वर्णित है कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। तो बी भी सही है। उपरोक्त अधिनियम के धारा 10 में जिला फोरम की संरचना के अंतर्गत वर्णित है कि प्रत्येक जिला फोरम में एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश है या रह चुका है या बनने के योग्य है उसका अध्यक्ष होगा। 2 अन्य सदस्य होंगे जिनमें एक महिला होंगी। समझ गए। तो ऊपर जो दिए गए थे कथन आपको ABCD वो सारे सही थे, लेकिन पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर निकला था इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। पंचायत समिति के बारे में पूछा गया था, तो यह ब्लॉक स्तर पर करती है। समझे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्लॉक स्तरीय निकाय। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 यानी कि 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 243B यानी कि 243B में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख है। इनमें शामिल है ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो यह जो 3 स्तरीय संरचना था हमारा अपनाया गया था संविधान में पंचायत को लेकर, यह किस समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था फ्रेंड्स। तो यह अपनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। ऑप्शन बी करेक्ट है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस ईयर सीधे सीधे रिपीट होता है। सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 यानी कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1953 यानी कि 1953 को शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को तब शुरू किया गया था जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू करने में कठिनाई आ रही थी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अनुच्छेद 14 यानी कि 14 में कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है, किस देश के? तो यह लिया गया है ब्रिटेन। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून के समक्ष समानता का मूल ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है, अतः विकल्प बी सही है। विधि का समान संरक्षण वाक्यांश अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार के रूप में अनुप्रयोग से संबंधित है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो यह समय लगा था फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था तथा अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को संपन्न हुई। इस प्रकार भारत के संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो ये जो दिया हुआ है आपको 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, यह डेट इम्पोर्टेंट है। और प्रथम जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्य का जो मंत्रिपरिषद है यह ऑप्शन ए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। और केंद्र का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 यानी कि 164 बी में वर्णित है कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, अतः विकल्प ए सही है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो यह किया गया था फ्रेंड्स निर्णय लेने की शक्तियों का 1, उसके बाद है पूर्ण व्यवस्था का 2, उसके बाद है न्यायिक शक्तियों का, उसके बाद है प्रशासनिक शक्तियों का। तो न्यायिक शक्तियों का नहीं होगा क्योंकि न्याय जो है वह न्यायालय का कार्य क्षेत्र है। तो ये 4 जो है प्रशासनिक शक्तियों का, ये सही है। तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सही पूछा गया है यहाँ पे। तो केवल 1, 2 और 4 सही हैं। समझ रहे हैं। अनुच्छेद 243 यानी कि 243 जी में उल्लेखित है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों का ऐसी शक्ति प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, अतः कथन 1 सही है। आगे है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था को भी विकेंद्रीकृत किया गया है। यह संपूर्ण व्यवस्था को वास्तविक स्तर पर लागू करने हेतु कार्यान्वयन के स्तर के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 2 और 4 सही है। यहाँ पे है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र व्यवस्था है तथा 73वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका के शक्तियों को विकेंद्रीकृत नहीं किया गया है। यह अभी भी पंचायती राज व्यवस्था से स्वतंत्र अवस्था में तथा 73वें संशोधन से पूर्व की व्यवस्था के रूप में ही कार्यरत है, अतः कथन 3 सही नहीं है। ऊपर मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, गलत है।
अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य सही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि दो ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। इनमें से 238 सदस्यों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों तथा 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? ऑप्शन ए में है कॉलेजियम प्रणाली, बी में है अपीलीय अधिकार, उसके बाद सी में है मूल अधिकार क्षेत्र, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंध रखती है। तृतीय न्यायाधीश मामला 1998 यानी कि 1998 के बाद से अभी तक कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय व्यवस्था है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 131 यानी कि 131 से सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र तथा अनुच्छेद 132, 133, 134 तथा 136 में उसके अपीलीय अधिकारिता का वर्णन किया गया है। अतः विकल्प ए, बी और सी तीनों सही है। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या था? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए आपका न्यूनतम जो आयु है, ऑप्शन बी सही है, 21 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी कि 243F में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु के रूप में 21 वर्ष उल्लेखित है। अतः विकल्प बी सही है, यानी कि मुखिया सरपंच यानी कि प्रधान सरपंच और ये आपका पंचायत समिति सदस्य या वार्ड जो भी है, उनका जो उम्र है वह 21 वर्ष है। अब 67वीं बीपीएससी में पूछा गया था, 11 नंबर क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में वन विभाग किसे सौंपा गया था? यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वन विभाग पूछा गया है, बम आप नहीं पढ़ेंगे। ये सौंपा गया था सॉरी फ्रेंड्स, जगजीवन राम को। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं आगे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था। अंतरिम सरकार के सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पास था। ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण, बलदेव सिंह रक्षा, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम और लियाकत अली वित्त। ठीक है जी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, यानी कि अध्यक्ष, तो ये चुना गया था दिसंबर 1946 ईस्वी में। ऑप्शन डी करेक्ट है, दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारतीय संविधान की पहली बैठक में 9 नवंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऊपर भी मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 2022 का यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो थे टोटल उस समय 788। ऑप्शन बी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल हैं आपको राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य होते हैं। समझ गए? यहाँ पे जो दिया हुआ है ना कि सेकंड नंबर में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ऑप्शन डी सही है, कितनी भी बार, कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार भी पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। तो ये क्रम भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जो है अंत तक देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में जो सामान्यतः होते हैं फ्रेंड्स, वह 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 85 यानी कि 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर न हो। परंपरानुसार संसद 3 नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों से आयोजित की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है। सामान्यतः फरवरी से मई के मध्य चलता है। यह सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। उसके बाद है आपका मानसून सत्र, जुलाई अगस्त के मध्य होता है। उसके बाद है शरद सत्र, नवंबर दिसंबर के मध्य होता है। सबसे कम समय अवधि का सत्र होता है। सबसे कम जो है वह शरद सत्र है और सबसे लंबा जो है वह बजट सत्र है। ध्यान में रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री MC सीतलवाड़। ऑप्शन डी करेक्ट है, श्री MC सीतलवाड़। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी और न्याय मंत्रालय को सलाह देना है। समझे? अगर आपसे पूछा जाता है कि यह क्या संवैधानिक निकाय है भारत का विधि आयोग, तो गलत हो जाएगा, गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका चर्चा नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। एक राज्य एक चुनाव से तात्पर्य 5 साल में एक बार होने वाले चुनावों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने से है। समझे? लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और शहरी निकाय सभी का चुनाव एक साथ कराने से है। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है। उसके अनुसार उनमें वृद्धि भी की जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
ऑप्शन में इसमें से 2-3 दिए हुए थे अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356, उसी से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा तबीयत ठीक ना है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई जो है फ्रेंड्स वो अब हटाया जा चुका है। 4 ही ऑप्शन होंगे और निगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन जो है आपका गलत माना जाएगा। पंचायती राज शासन प्रणाली में प्रशासन की मूल इकाई है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को भारत में लागू हुआ। वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम अनुच्छेद 82 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो यह वर्ष 2026 तक, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। संविधान के 84वें संशोधन 2002 के अनुसार 2026 तक परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 1971 के जनगणना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, डी में सिविल न्यायालय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है और इसके पास न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है। इसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि 34, और इसके पास मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियां होती हैं। यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के साथ साथ केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकारों या राज्य सरकारों बनाम देश में किसी अन्य राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटाने के लिए आवश्यक है। एक सलाहकार अदालत के रूप में यह उन मामलों की सुनवाई करता है जिन्हें विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत संदर्भित किया जा सकता है। अतः सभी विकल्प जो दिए हुए हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वह ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए में है वित्त विभाग, ऑप्शन बी में है वित्त समिति, सी में है सलाहकार आयोग और डी में है सलाहकार समिति। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वित्त आयोग का गठन जो है राज्य सरकार करती है। भारतीय संविधान राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) तथा 243(y) में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। समझ गए? अब 22 नंबर है, 67वीं बीपीएससी जो कैंसिल किया गया था उसमें पूछा गया था पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? वह है आपका ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन बी करेक्ट है।
संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति का गठन 1953 में हुआ था, यानी कि 1953 में। दोनों सदनों में इस समिति की सदस्य संख्या 15 होती है। यह समिति विचार करती है तथा प्रतिवेदन देती है कि नियम विनिमय तथा नियमावली बनाने के लिए कार्यपालिका की प्रायोजित शक्ति का उपभोग भली भांति हो रहा है या नहीं। समझ गए? अधीनस्थ विधान पर समिति। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 जो अनुच्छेद है वह संबंधित है आपको मुकदमे तथा कार्यवाही। ऑप्शन ए करेक्ट है। अनुच्छेद 76 दिया हुआ है, 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 300 है वाद और कार्यवाही, और अनुच्छेद 302 है व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि 24 है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, की परंपरा पर, की ऑप्शन डी में है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। विशेष परिस्थिति में परंपरा पर निर्णय लेने का आधार बनता है। समझ गए? एक से अधिक ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था आपको महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। सॉरी फ्रेंड्स। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। हालांकि ओडिशा में अधिनियम 1970 में ही पारित हुआ, किंतु इसे 1983 में लागू किया गया था। बिहार में लोकायुक्त का गठन वर्ष 1974 में, पंजाब में 1995 में तथा केरल में 1999 में हुआ था। समझ गए? 26 नंबर क्वेश्चन है, एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन बी सही है। आदर्श सेन आनंद यानी कि एस आनंद भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 10 अक्टूबर 1998 से 31 अक्टूबर 2001 तक कार्यरत थे। इससे पूर्व वे मद्रास तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वर्ष 2003 से 6 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी थे। समझ गए? वर्तमान में कौन है? सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें हम, और नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चन है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है, ऑप्शन सी में ग्रामीण खेल है। तो ये जो है शामिल नहीं है, ऑप्शन सी। समझ गए? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित 29 विषय शामिल हैं, जिसमें प्रमुख हैं कृषि, मत्स्य उद्योग, ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवासन, ईंधन और चारा, सड़क, पुल तथा जल मार्ग, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि। अतः ग्रामीण खेल का उल्लेख इस सूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है, जिससे अनुदान की मांग कहा जाता है। इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मांग रखी गई थी। समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को किस वर्ष? तो ये 1953 में। ऊपर में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, देखे रिपीट हो गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम यानी कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता प्रयासों के आधार पर विकास के कार्य को आगे बढ़ाना था। 1957 ईस्वी में केंद्र सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि 1952 में प्रारंभ तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच करने और बेहतरी के लिए सुझाव देने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो वो उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य या शिक्षक, स्नातक ये सब चुने जाते हैं। उद्योगपति जो है वह राज्य विधान परिषद के सदस्य के रूप में नहीं चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा तथा 1/12 सदस्य 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद में सदस्य नहीं चुने जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? यह संबंधित है फ्रेंड्स नीति या कार्यान्वयन से, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रशासन से मुक्त एक अलग नीति विभाग सामान्य स्टाफ बनाकर ही सफल योजना निर्माण किया जाना संभव है। इसी प्रणाली को विभाजन प्रणाली यानी कि स्प्लिट सिस्टम कहा जाता है। अतः यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। सचिवालय द्वारा नीति निर्माण जबकि संबंधित निकाय उसका क्रियान्वयन करता है। समझ गए? सचिवालय क्या है? नीति निर्माण कर दिया और जो इसका क्रियान्वयन हुआ उससे संबंधित निकाय करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन दिए हुए हैं, उसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। समझे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अतः यह एक संवैधानिक संगठन है। इसकी सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुई थी। यह एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। तो आप बताएंगे जो वर्तमान में वित्त आयोग कार्यरत है इसके अध्यक्ष कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं जानते हैं तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन डी करेक्ट है। 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग आवंटित किया गया था। अब आपको 66वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन शुरू हुआ यहाँ से 34 नंबर। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, या जो है विकेंद्रीकरण का विशिष्टता नहीं है। ऑप्शन सी। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य यह है कि स्वायत्तता तथा भागीदारी को अधिक लोगों तक पहुंचाना। स्थानीय समुदाय को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकेंद्रीकरण का सिद्धांत लाया गया था। इसमें शक्तियों का विभाजन चरणबद्ध तरीके से शीर्ष से निचले स्तर तक होता है। समझ गए? 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो था आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है।
भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव 1757 से 1947 ईस्वी तक रहा था। इसी बीच पारित रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट को 1955 में पारित किया गया था, जिसका भारतीय संविधान के विकास में कोई योगदान नहीं है। और 1955 दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं कि 1947 यानी कि 1947 में जो भारत है वह ब्रिटिशों से आज़ाद हो चुका था। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग आपका है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रावधानों का वर्णन है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग है जो केंद्र तथा राज्यों में निष्पक्ष चुनावों को निष्पादित करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है फ्रेंड्स? तो 324 यानी कि 324। 37 नंबर क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो यह है आपको सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान में विधि का नियम को अपनाया गया है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य से तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। समझ गए? कानून से जो है ऊपर कोई नहीं है न्यायालय से। 38 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो दी गई है आपको 243 जी में। ऑप्शन डी करेक्ट है। जो 29 कार्य हैं वह इसी में वर्णित हैं 243 जी में। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 जी में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु 29 कार्यों का वर्णित किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। इस समिति का गठन 1957 यानी कि 1957 ईस्वी में हुआ था। किस समिति का? तो बलवंत राय मेहता समिति का, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव दिया था। देखिए, पंचायत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे बुक से। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो यह हुआ था आपको 64वां यानी कि 64वां संविधान संशोधन बिल। ऑप्शन डी करेक्ट है। 73वां संविधान संशोधन को पहली बार वैधानिक मान्यता देने की शुरुआत वर्ष 1989 यानी कि 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 64वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, परंतु यह लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया तथा 24 अप्रैल 1993 में संपूर्ण देश में यह प्रभावी हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे 1993 में। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन और देख लेंगे, बाकी जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यह समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने हेतु उपबंधों को संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं फ्रेंड्स? तो 52 विषय हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?
तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। समझ गए। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बी में है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सी में राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य और डी में है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ गए। निर्वाचित सदस्य केवल मनोनीत सम्मिलित नहीं होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, यह आप ध्यान में रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। 43 नंबर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ए में है टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन, बी में धन की उधारी व विनिमय करना, सी में भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, डी में भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक की परिभाषा में निम्न बातें सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 110 और यह जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। किसी कर का अधिरोपण, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करना, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन के विनियमन से संबंधित हो और भारत सरकार की संचित निधि से खर्च का विवरण रखता हो, वह अनुच्छेद 110 यानी कि धन विधेयक। 44 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में न्यायालय ने यह भी कहा है कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में हो, न कि पदोन्नति में। मान लीजिए एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो आरक्षण के आधार पे जो है आपको पदोन्नति नहीं दिया जाएगा, केवल जो है नियुक्ति में जो है आरक्षण का अधिकार दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ। भारत में किसी दल 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? तो 2-3 कैटेगरी हैं इसमें फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देख लेते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। वर्तमान यानी कि 2022 तक भारत में 8 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए निम्न शर्तें हैं। कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। उसके बाद है लोकसभा में 2% सीटें हों और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो। उसके बाद है इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों में से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीती हों। इस तीनों में से कोई भी कैटेगरी को फुलफिल जो पार्टी करती है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है फ्रेंड्स बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। यदि सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से संतुष्ट नहीं है और बजट में मंत्रालयों को दिए जा रहे अनुदानों से किसी प्रकार असंतुष्ट हैं तो वे यह प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। यह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी की ओर से सदन में रखा जा सकता है। कटौती प्रस्ताव।
समझ गए। 46 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है फ्रेंड्स अगले लेक्चर में 47 नंबर क्वेश्चन से आगे हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। आप हमारे इस चैनल IAS PCS विद सुमित यादव को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। 17वीं BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर इस पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।